सो इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर जो है हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का। तो इसको हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सोशल साइंस के लिए सोशल साइंस का पेपर है, ठीक है। ये सोशल साइंस का पेपर रहेगा। तो इसके अंदर हम आज ई सेक्शन देखने वाले हैं। सेक्शन ई को हम कवर करेंगे, ठीक है, जो कि केस बेस्ड है, ठीक है। जो नॉर्मल नहीं है, ये केस बेस्ड रहेगा। जो हमको कुछ पैराग्राफ दिए होंगे, इसको लेकर हमें कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, इसको हमें आंसर करना है। तो इसमें शुरू करते हैं आगे। ये ई सेक्शन है, ठीक है, केस बेस्ड। तो 34th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं इसमें, अपनी इस सीरीज़ के अंदर। तो इसमें है रीडिंग द पैसेज एंड द आंसर द फॉलोइंग। तो हमें इस पैसेज को पढ़ के इसके आंसर देने हैं। इस पैसेज को पढ़ना है हमें और इसके आंसर्स हमें देने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले या तो इंग्लिश में पढ़ लेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर साथ साथ भी हम इसे पढ़ सकते हैं। तो फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट टू कल्टिवेट इन द कलेक्टिव फॉर्म कोएज, ठीक है, कोल खोज। तो 1929 में पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों कॉलकोज में काम करने के आदेश जारी कर दिया। द बल्क और लैंड ऑफ इम्प्लीमेंटेड वर ट्रांसफर्ड टू द ऑनरशिप ऑफ द कलेक्टिव फार्म्स। तो ज़्यादातर ज़मीन जो थी वो साजो सामान के साथ सामूहिक खेतों के स्वामित्व को सौंप दिए गए, ठीक है। यानी कि हम इसमें किस में बात कर रहे हैं कि कोई पार्टी है और उसने 1929 के अंदर क्या किया है कि किसानों को ये ऑर्डर दिया है कि सारे जो है मिलके खेती करेंगे और कलेक्टिव खेती होगी, यानी कि सभी खेती एक साथ की जाएगी। तो पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द कोलकोज प्रॉफिट वॉज शेयर्ड। तो जो सभी किसान हैं वो सामूहिक रूप से खेती करते हैं, खेती काम करते थे, और कोलकोज के मुनाफे को सभी किसानों में बराबर बांट दिया जाता था। यानी कि क्या करेंगे, सारे जो किसान हैं वो अपनी ज़मीन को एक साथ कर देंगे, और जब इस पे जो खेती की जाएगी इसे हम कोलकोज कह रहे हैं, और जो भी इससे प्रॉफिट होगा वो सबके सारे किसानों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेबल होगा, सबको बराबर बांटा जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो engaged peasants resisted the one authorities and destroy their livestock। तो इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। तो जो लोग थे इससे नाराज भी हुए कुछ, और उन्होंने अपने जो जानवर थे यानी जो लाइफ स्टॉक्स थे उनको खत्म करने लग गए। बिटवीन 1929-1930 द नंबर ऑफ कैटल फेल डिपोर्ट फ्रॉम एक्सटल। तो 1929 के अंदर जो और 31 के बीच में देखा मवेशियों की संख्या में 1/3 से भी ज़्यादा कमी आई। एज द रेसिस्टेंट ऑफ द कलेक्टिवनेस peasant cultivation peasants argued that they were not rich and they were not against socialism। तो सामूहिकरण का जो विरोध कर रहे थे करने वालों ने को सख्त सजा दी जाती थी, बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला तक दे दिया था। तो सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं और ना ही, ठीक है, और ना ही वह समाजवाद के विरोधी हैं। तो जो किसान थे उनमें से बहुत सारे लोगों को सजा भी दी गई सरकार ने, और सरकार ने देश के बाहर भी कर दिया बहुत सारे लोगों को। लेकिन किसान जो थे वो यही बात कह रहे थे कि वो ना तो सोशलिज्म के खिलाफ है और ना ही वे अमीर हैं, ठीक है। तो वो क्या चाह रहे थे, दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फॉर्म फॉर अ वैरायटी ऑफ द वैरायटी ऑफ द रीजंस। तो वो अलग अलग कारणों से वो खेतों में काम नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। स्टालिन गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट ट्रीटेड सच एज द कल्टीवेशन अनसाइमल्टेनियसली। तो इनकी जो बिना किसी मदद के, ठीक है, स्टालिन सरकार ने इसे सीमित स्तर पर एक व्यवस्था बना दी जिसमें वो स्वतंत्र किसानी कर सकते थे,
पर ये उसकी व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जा रही थी। तो उनके साथ कोई सिंपैथिकल चीज़ें नहीं थी, अनसिंपैथिकल थी। ठीक है, तो चलिए इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। एक बार हम इसे समझ लेते हैं कलेक्टिवली क्या कह रहे थे। तो 1929 के अंदर जो हम यहाँ ये बात चल रही है रूस की, उसके अंदर खेतों के अंदर जो काम करने वाले लोग थे उनसे कहा गया कि आप अब कलेक्टिवली खेती करेंगे, यानी कि साथ मिलके आप लोगों के साथ मिलके खेती करेंगे, बाकी लोग लोगों के साथ मिलके, और जो भी उसका प्रॉफिट होगा और ये बाकी किसानों के अंदर जो किसान है उन सब के अंदर कलेक्टिवली बांटा जाएगा, यानी कि सब में सामूहिक रूप से जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसको शेयर किया जाएगा बाकी लोगों के द्वारा। तो इससे कुछ किसान जो थे वो नाराज हो गए। उन्होंने क्या किया, अपने जो मवेशी थे, जो उनके लाइव स्टॉक्स थे, उसको मारना शुरू कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 1929 से लेके 31 तक, यानी कि 2 सालों के अंदर ही हम देखते हैं कि वन थर्ड इज अ लार्ज अमाउंट। तो वन थर्ड जो है वो कमी आती है लाइव स्टॉक्स में, यानी मवेशियों के अंदर। तो जनरली ये गाय भैंसे जैसे होती हैं, वो थी जो किसान अपने पास रखते हैं। ठीक है, जो इनके दूध वगैरह का स्रोत होता है। दोज हु रेसिस्ट द कलेक्टिवनेस वर सेवरली पनिश्ड। तो सरकार की नीतियों का जो विरोध करेगा, सरकार उसको पनिश भी करती है। कुछ लोगों को देश निकाला दे दिया गया, कुछ को देश से बाहर कर दिया गया। लेकिन लास्ट में स्टालिन की सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने ये अलाउ कर दिया कि कुछ लोग जो हैं वो अगर चाहें तो इंडिपेंडेंटली सेपरेटली फार्मिंग कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, बट सरकार की तरफ से उनको कोई खास मदद नहीं दी गई। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? तो हु स्टार्टेड द कल्टीवेशन प्रोग्राम इन रसिया। तो रूस में सामूहिक कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो इसे जोसेफ स्टालिन ने की। ये नाम हमने पढ़ा था। तो व्हाट वाज द कॉलाज? तो कॉल क्या था? तो कॉलकॉज वाज द कलेक्टिव फार्मिंग वेयर द पीजेंट्स वर्क टुगेदर एंड द प्रॉफिट वाज शेयर्ड अमॉन्ग देम। तो कॉलकाज जैसा कि बताया कि एक सामूहिक कृषि क्षेत्र है। ठीक है, यानी कलेक्टिव एग्रीकल्चर जोन है, जहाँ पर किसान जो है कलेक्टिवली काम करेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रॉफिट जो है वो भी साथ में शेयर करेंगे, लैंड शेयर करेंगे, अपना जो मेहनत है वो भी शेयर करेंगे, और साथ में जो प्रॉफिट होगा वो उनके बीच में बटा बांटा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, ठीक है, जो आपको पता है, अभी हमने पढ़ा। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ वाज द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन द रशिया। तो रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम किस प्रकार लागू किया गया? तो सबसे पहले क्या किया गया? फर्स्ट पॉइंट, लैंड एंड टूल वर मेक देम पीजेंट्स एंड गिवन टू कलेक्टिव फॉर्म। सबसे पहले किसानों के जमीन और उपकरण को सामूहिक बना दिया गया। ठीक है, सामूहिक कृषि क्षेत्र को देती है। और पीजेंट रेसिस्ट बाय द डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ स्टॉक। और किसानों ने पशुधन यानी कि जो उनके जानवर थे उनको मारकर, ठीक है, उनको नष्ट करके, उनको खत्म करके इस कार्यक्रम का, इस प्रोग्राम का विरोध किया। दोज हु रेजिस्टर्ड वर पनिश्ड, डिपेंडेंट और एक्सटाइल। तो जो जिन्होंने इसका विरोध किया उनको देश से भी निकाला गया। ठीक है, देश से निकाला दे दिया गया, उनको सजा दी गई। फोर्थ जो हमारा है, डिस्पाइट रेसिस्टेंस इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन वाज रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट जो एग्रीकल्चर था, कल्टीवेशन था, उसको स्टालिन की गवर्नमेंट ने मान्यता दी, और कुछ लोग जो थे वो इंडिपेंडेंटली अपनी खेती कर रहे थे, कृषि कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई स्पेशल, कोई खास मदद नहीं दी जा रही थी, खास तवज्जो भी नहीं दी जा रही थी। तो ये बेसिकली कम्युनिज्म को लेकर बात कही जा रही है। जो कम्युनिज्म जब आया था रूस के अंदर, तो रूस के जो खेतीगर किसान थे उसमें उनके क्या प्रोग्राम्स थे और उनकी क्या स्थिति थी, तो इस बारे में बात की जा रही थी। तो हम 35th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर भी हमें एक पैसेज पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है। तो इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो द 2011 census data reveal the Uttar Pradesh with a population size of 199
million. 199 million is the most populated state in India. तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जा रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी 190 लाख है। ठीक है, लाख है तो मिलियन जो होता है वो 10 लाख के इक्वल होता है। तो 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर about 16% of the century population. On other hand, the Himalayan state Sikkim has a population of just about 0.6 million and Lakshadweep has only 6429 people. Almost half of the Indian population lived in just five states. These are the Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, and Andhra Pradesh. Rajasthan, the biggest state in a term of area, has only 5.5% of the total population of India. तो अब इसे ये ज़्यादा मुश्किल पैराग्राफ नहीं है, ये इंडिया की पॉपुलेशन को लेकर है। 2011 के अंदर जो हमारी जनगणना हुई थी, जो सेंसस हुआ था, उसको लेकर एक डाटा आपके सामने दिया गया है, जिसे अभी इंग्लिश में मैंने पढ़ा, अभी मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% निवास करता है। तो दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि राजस्थान बड़ा होते हुए भी वहाँ पर ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, तो हम 5th क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़े राज्य का नाम बताइए। नेम द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया इन द टर्म ऑफ एरिया, यानी कि एरिया के अकॉर्डिंगली बताना है कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है भारत का। तो आप मैप देखेंगे तो आप मैप में राजस्थान को देखिए, तो राजस्थान आपको बड़ा दिखेगा, काफ़ी बड़ा दिखेगा। ठीक है, व्हाट इज सेंसेक्स, तो ये जानना चाह रहे हैं जनगणना क्या है। तो जैसे जनगणना आपको बताया कि जनगणना क्या है, कि सेंसेक्स इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन सच एज द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनगणना के अंदर क्या होता है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आपके घर पे आता है और आपकी पूरी जानकारी लेके जाता है, गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट पर्पस, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के लिए और गवर्नमेंट इसको ध्यान में रख के पॉलिसीज बनाती है। ठीक है अपने, तो एक एक प्रोसेस है जो कि हर 10 साल में किया जाता है। ठीक है, तो जनगणना वह प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या का आकार, वितरण और विशेषताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। यह है हिंदी के अंदर। तो लोगों के बारे में, जनता के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है, तो उसे हम जनगणना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो मेंशन एनी टू रीजन फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, तो भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के 2 कारण बताइए। तो भारत में जो हमने अभी पढ़ा कि जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है, तो किसी राज्य के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में जनसंख्या रह रही है, जैसा इस पैराग्राफ में भी लिखा हुआ था कि केवल 5 राज्यों के अंदर ही, केवल सिर्फ 5 राज्य भारत के जो हैं वो भारत की आधी आबादी को कवर कर रहे हैं, 1/3 जो आबादी है उसको कवर करते हैं। तो अवेलेबिलिटी देखो बता अभी क्यों है ऐसा कि भाई जो पॉपुलेशन को लेकर इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इतना इनकरेक्टली क्यों है। तो पहला तो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी एरिया विद द मोर रिसोर्सेज, वाटर एंड द फर्टाइल सॉइल हैव द लार्ज पॉपुलेशन। तो अब उत्तर प्रदेश को देखेंगे, उत्तर प्रदेश में हमारे देश की सबसे बड़ी नदी, पवित्र नदी गंगा बहती है। तो ये गंगा बेसिन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आसानी से किसी भी तरीके का जो हम अन्न उगाना चाहें वो उग जाता है। काफ़ी फर्टाइल ज़मीन है यहाँ की, काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है। तो संसदों की उपलब्धता, जो हमारे संसाधन होते हैं उसकी उपलब्धता काफ़ी निर्भर करती है कि जहाँ अधिक जनसंख्या, जैसे पानी संसाधन, जैसे पानी, उपजाऊ मिट्टी होते हैं, वहाँ की जनसंख्या अपने आप ही अधिक होती है।
ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से लोग अपने खेती कर लेते हैं और पीने को पानी मिल जाता है। तो जनरली यहाँ पर लोग जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे, पॉपुलेशन जो है ज़्यादा रहेगी। क्लाइमेटी, हार्श क्लाइमेटी हैव फेवर पीपल। तो कठोर जलवायु में जैसे कि रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ पर लोग कम जाके बसते हैं। ठीक है, आप रेगिस्तान नहीं जाओगे बसने के लिए, आप जनरली जो लोग होते हैं, सभ्यताएं होती हैं, वो पानी के पास होती हैं। तो आप जितने भी बड़े शहर देखोगे वहाँ के आसपास कोई ना कोई नदी होगी। तो जो वाटर है, water is the main resource. So mainly the central resources of the settlements by the human beings, that is water. So water के आसपास ही आप देखेंगे कि जितने भी बड़े cities हैं वो establish हो रहे हैं. So next question की तरफ चलते हैं. 36th क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो मैं फर्स्टली इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, फिर देन वी विल स्टडी इन हिंदी. तो हिंदी में भी हम इसके बाद पढ़ेंगे. ठीक है, नहीं तो ऐसे मिक्सअप हो जाता है और हम इसे समझने की कोशिश भी करेंगे, वो हम साथ में कर लेंगे. The cooperatives are also playing an important role in the food security in India, especially in the southern and the western part of the country. The cooperative society set up the shop to sell low price goods to the poor people. For example, out of the all fair price shop running in Tamil Nadu, around the 94% are being run by the cooperatives. In Delhi, Mother Dairy is a study in the provision of the milk and the vegetable to consumer at controlled rate decided by the government of Delhi. Amul is another success story of the cooperatives in milk and the milk production for Gujarat. From Gujarat, it has the bought about the white revolution in country. These are the few examples for the many of the cooperatives running in the different parts of the country, ensuring the food security of different section of society. So here we are talking about the cooperative societies. So cooperative society means there is a no one single owner. तो cooperative societies के अंदर कोई एक आदमी ओनर नहीं होता. This is a group. तो बेसिकली एक ग्रुप होता है और ग्रुप के अंदर ही लोग इसके ऑनर होते हैं. तो ये जो ये पैसेज है ये हमें ये बता रहा है कि किस तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो काफ़ी सक्सेसफुली काम कर रही हैं और किस तरह से ये जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही है. तो आपने जैसे देखा होगा अमूल या मदर डेयरी का आपने दूध पिया होगा. तो ये जो कंपनीज हैं ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही हैं. ठीक है, यानी इसमें कोई सिंगल पर्सन ऑनर नहीं है. सो इसके अंदर जो इनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट के लिए बेसिकली नहीं है. ये लोगों को फैसिलिटेट करना है, सुविधा पहुंचाना इनका ज़्यादा प्राइम उद्देश्य रहता है. ठीक है, लेकिन हाँ ये कंपनी की तरह काम कर रहे हैं तो फिर इनको अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में बने रहना और भी किस तरह की चुनौतियाँ होती हैं. तो हम इसे हिंदी में पढ़ देते हैं एक बार, फिर आपको हिंदी में और आसानी से समझ में आ जाएगा. तो भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. तो खाने की जो सुरक्षा है इसके लिए हम देखते हैं कि दक्षिण और पश्चिम भाग, अब भारत के अंदर देखेंगे नॉर्थ के अंदर जम्मू कश्मीर है, साउथ के अंदर केरला है, तमिलनाडु है, और आप देखेंगे ईस्ट की तरफ जो है असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, बंगाल, उड़ीसा की तरफ वाले क्षेत्र हो जाते हैं, बिहार. एंड आप वेस्ट की तरफ देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान. ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा वेस्ट की तरफ. तो सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं. तो बेसिकली क्या करती हैं, ये जो कम कीमत वाली दुकानें होती हैं उसको खोलने का काम करती हैं सहकारी समितियां. ठीक है, उदाहरणार्थ हम देख सकते हैं तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% यानी 94% जो है वो सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं. तो अब देखते हैं दिल्ली में भी जैसे राशन की दुकानें होती हैं, तो ये राशन की दुकानें जो तमिलनाडु में वो सारी की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा चलाई जा रही है. दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है. गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादनों में अमूल एक सफल सहकारी समिति का उदाहरण है. इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है. देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है. तो इसमें श्वेत क्रांति की बात की गई. ठीक है, यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन. तो श्वेत क्रांति क्या थी,
जो दूध उत्पादन को लेकर आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि किसान जो होते हैं उनके पास मवेशी होते हैं, पशुधन होता है, लाइव स्टॉक होता है, तो वो दूध निकालते थे और वो मार्केट तक पहुँचे, और क्योंकि दूध जो होता है वो ज़्यादा दिनों तक आप उसे स्टोर नहीं करके रख सकते, तो ज़्यादा बड़ी मार्केट तक पहुँच नहीं पाते थे, वो अपने गांव के अंदर तक सीमित रह जाते थे। तो इसलिए कोई इंसेंटिव भी नहीं था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन करें। लेकिन अमूल ने उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे वो इसकी तरफ इंस्पायर हुए कि हम जितनी अपनी जितनी भी अधिकतम क्षमता है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो उसको लेकर उन्होंने काम किया, और अमूल ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम आपके दूध को मार्केट करेंगे, और वो दूध का मार्केटिंग किया गया, और अब देखते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर अमूल आपको मिल जाएगा। तो इसने एक जो है वाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति का माध्यम बना, और दूध का उत्पादन जो है वो बहुत तेजी से बन गया। ये आणंद नाम की एक जगह है, ठीक है, वहाँ से शुरू हुआ। तो आलंड मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका नाम है, अमूल, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। अमूल लिखा है तो इसमें ए का मतलब आनंद, एक गुजरात के अंदर जगह है, एम फॉर मिल्क, यू फॉर यूनियन, और एल फॉर लिमिटेड। तो कुछ इस तरह के इसके फुल फॉर्म है। तो नेम द कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएट विद द वाइट रेवोल्यूशन। तो श्वेत क्रांति से जुड़ी हुई उस सहकारी समिति का नाम बताइए जो श्वेत क्रांति से जुड़ी थी। तो दैट इज अमूल, ठीक है, वो अमूल है। तो नेम एनी वन कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क इन दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर दिल्ली में कार्यरत किसी एक सहकारी समिति का नाम बताइए। तो बाद में बनी मदर डेयरी, ठीक है, जो मदर डेयरी का भी दूध आता है। तो हाउ आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंस्ट्रूमेंटली इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहकारी समितियां किस प्रकार सहायक हैं? सॉरी। तो भारत में खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी के लिए जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो कैसे काम कर रही हैं? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रोवाइड अफोर्डेबल गुड्स फॉर द पुअर पीपल, टू पुअर पीपल। तो सहकारी समितियां गरीब लोगों के लिए सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध कराती हैं। दे आर रनिंग फेयर शॉप इन द स्टेट्स लाइक तमिलनाडु। और तमिलनाडु में वे क्या करती हैं, अपना अपने लिए उचित मूल्य की दुकान चलाती है, फेयर प्राइस शॉप चलाती हैं, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर वो पार्ट ले रही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो दे इंश्योर मिल्क, वेजिटेबल एंड द इसेंशियल आइटम फॉर आर अवेलेबल एट द कंट्रोल्ड प्राइस। तो वे दूध, सब्जियां और जितने भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध कराती हैं। तो ऐसी चीज़ें विच इज़ इसेंशियल फॉर द लाइफ। तो ऐसी चीज़ें जो गरीबों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि जो गरीब या वनरेबल जो फैमिलीज़ हैं, जो हम्बल फैमिलीज़ हैं, जो के बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे दूध। तो ये उन चीज़ों पे काम करती हैं, दूध और सब्जियों को ये फेयर प्राइस पर उपलब्ध करवाती हैं, ठीक है। तो इनके प्राइस जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। तो ये जो था ये आपका सेक्शन ई था, है ना। तो इसके अलावा एक और सेक्शन है आपके इसके अंदर, सेक्शन एफ। तो 6 सेक्शंस थे जिसमें से हमने 5 कवर कर लिए हैं। तो ये इसके बाद जो रह जाएगा वो एफ, और ये वाला जो पोर्शन है वो मैप का पोर्शन है, ठीक है। तो जल्द ही हम इस पर भी एक लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।